प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अजय जी ने पूरे विस्तार से समझाया कि भाई बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, उसको लड़ना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। दूसरा सवाल यह भी है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हो गया कि ये 11 पत्रकार हैं जो दिन भर जहरीली भाषा बोलते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज में हिंदू मुसलमान कहते हैं, हम इनका बायकॉट करेंगे, तय हो गया गठबंधन में। और जो गठबंधन में सहयोगी दल शामिल हैं तो उन सबको मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ नाविका कुमार को लेकर हेलीकॉप्टर में घूमते हुए नजर आते हैं। कल दिग्विजय सिंह मेरे शो में थे, मैंने दिग्विजय सिंह जी का इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अगर कोई फैसला होता है तो सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि उस फैसले को माने। तो कमलनाथ नाविका कुमार के संग क्या कर रहे थे हेलीकॉप्टर में? तो दिग्विजय सिंह जी ने कल मेरे शो में माना गलती की, हाँ ये गलती है, कमलनाथ जी को नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रदीप जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं 100% पुष्ट हूं कि ईवीएम में छेड़खानी होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वोट पड़े, तो एक नेता ने लिख दिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और बीजेपी के प्रत्याशी को 93.3 यानी 93,300 वोट मिलेंगे। और जब रिजल्ट आया तो लगभग वो ही वोट, 77,000 कांग्रेस को और 93,000 बीजेपी को। इसके अलावा कई जगह ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए थे कि जिनके अपने गांव में उनको अपना वोट ही नहीं मिला, मतलब ईवीएम खुली हुआ, 0 वोट था। प्रत्याशी कह रहे भाई मैंने तो वोट डाला। और पहली बार इन सब धांधलियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को निर्देश जारी कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस को बायकॉट की अपील करनी चाहिए, कि ईवीएम को हटाना चाहिए। एक ये बड़ा मुद्दा है ईवीएम को लेकर। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शक जाहिर कर चुके हैं कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कांग्रेस या कोई सी के आने की उम्मीद नहीं है। तो क्या लग रहा है प्रदीप जी, कल के गठबंधन में की बैठक पे क्या ईवीएम को लेकर, क्या इस तरह के सहयोगी साथियों को सीट के बंटवारे को लेकर क्या रूपरेखा तैयार हो सकती है? संजय भाई नमस्कार। सभी लोगों को देरी से आने के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात आपने जो वो पूछा था वो कमलनाथ वाली बात। देखिए, एक आपने देखा होगा कि आजकल 3-4 दिन से एक थ्योरी चल रही है कि वो थ्योरी आप तक भी पहुंची होगी कि राहुल गांधी ने जानबूझ के 3 राज्यों के चुनाव ढीले छोड़ दिए थे, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये जीत गए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे ये नेता, फिर इंडिया गठबंधन की जो कोशिश है उसको धक्का बहुत जबरदस्त लगेगा। तो ये हार गए तो अच्छा हुआ। राहुल गांधी की ऑलमोस्ट यही एक कोशिश थी कि इनको किसी तरह से साइड किया जाए। तो जो वो आप बात कह रहे हैं ना नविका कुमार वाली, उससे कहीं ना कहीं ऐसी थ्योरीज को बल मिलता है। और लगता है अगर आप सोचो एक एंगल से तो लगता है कि हाँ बात तो सही है। अगर वो जीत जाते तो, अगर कमलनाथ बिना जीते इतना कुछ कर सकते थे, और जीत जाते तो आज की डेट में शायद सबसे बड़ा रोड़ा वही होते। और उसी चीज को दुरुस्त करने के लिए मुझे लगता है कि ठीक इंडिया अलायंस की बैठक से पहले कमलनाथ को हटाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अखिलेश को एक मैसेज देने की कोशिश की है, अखिलेश को थोड़ा सा, अखिलेश की नाराजगी कम करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है अखिलेश तक ये संदेश पहुंच भी गया और अखिलेश को समझना चाहिए इस बात को लेकर। रही दूसरी बात ईवीएम वाली, ईवीएम पे देखिए, अगर तो मायावती होती इस इंडिया अलायंस में तो ये डेफिनेटली ये मुद्दा बैठक में कल प्राइम होता, क्योंकि मायावती शुरू से इसको उठा रही है। गैर कांग्रेस जो दूसरी पार्टियां हैं उनको अगर बात करें हम तो, लेकिन अगर कहें कि बाकी अलायंस भी कल इसको लेके बात करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईवीएम को लेके ज्यादा लोगों में, इनमें मुझे परेशानी नहीं दिखती है, ना इसको इतना जोरों शोरों से उठाया है अभी तक। नहीं तो वो अजय भाई की बात बिल्कुल सही है कि अगर बाइकआउट करने की बात कहेंगे तो वो तो चाहते ही है। अगर आप 92 सांसद को बर्खास्त कर सकते हैं, उन्हें सदन से बाहर कर सकते हैं, तो क्या उस सरकार से आप ये उम्मीद करेंगे कि जी अगर ईवीएम पे विपक्ष कहेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो इलेक्शन नहीं कराएंगे? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। वो इमीडिएटली वो तो चाहेंगे कि ठीक है एक तरफा चुनाव हो जाए, जैसे जिस तरह से पंजाब में, कश्मीर में हुआ करते थे। पंजाब में एक बार अकाली दल ने बाइकआउट किया था, तब भी इलेक्शन कराए थे कांग्रेस ने। ऐसी कश्मीर में भी हुआ है, हमने देखा है। तो वही चीज होगी। और रही बात कल की बैठक में, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहले बोल दिया होगा, अगर नहीं बोला होता, पर फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कल 2 चीजों पे अहम चीजें होनी, बात होनी है। एक है सीट शेयरिंग और एक है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सीट शेयरिंग को लेकर जो एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, मुझे लग रहा है सबसे आसान काम है सीट शेयरिंग करना। अब देखिए 300 सीटें तो आप वैसे ही साइड निकाल दीजिए,
तकरीबन तकरीबन 200 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, वहां कोई तीसरा है ही नहीं। 100 सीट आप साउथ इंडिया की निकाल लीजिए जहां बीजेपी निग्लिजिबल है, बीजेपी है ही नहीं। तो तकरीबन 350 सीट या 300 सीट तो वैसे ही साइड निकाल लीजिए। बाकी में आप महाराष्ट्र में सॉर्टेड है, बिहार में आप सॉर्टेड है, झारखंड में आप सॉर्टेड है, तमिलनाडु में सॉर्टेड है। बचे कौन से? बचता है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यही बचे ना। तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को मालूम है कि हम जूनियर पार्टनर है, बहुत जूनियर पार्टनर है, वहां अगर लेफ्ट अलग भी जाता है तो कांग्रेस को तय करना है टीएमसी के साथ जाना है या लेफ्ट के साथ जाना है। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में यही चीज एक डिस्कस करनी है बस। रही बात पंजाब की, क्योंकि मैंने पंजाब को अच्छी तरह जानता हूँ, अजय भाई जानते हैं, वही बैठे हैं पंजाब में, मुझे लगता है कि जाना भी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ जाना भी नहीं चाहिए, वहां अलग अलग ही लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक साथ चली गई तो अजय भाई जानते हैं कि अकाली दल इस वक्त किस हालत में है, और बीजेपी तो उससे भी नीचे है, बीजेपी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आप स्पेस दे दोगे, अकाली दल को भी उठने की जगह दे दोगे और बीजेपी को भी उठने की जगह दे दोगे। आप रूरल में अकाली दल आपको मार करेगा और शहरी इलाकों में बीजेपी आपको मार करेगी। तो इसलिए जब वो एक तरह से ग्राउंडेड है पूरी तरह, तो क्यों उन्हें जगह देनी? जब मुकाबला पिछले कई 3-4 साल से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, तो इन दोनों को चुनाव आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट ही लड़ना चाहिए। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में बड़ा आसान है मेरे हिसाब से, 3 और 4 के फॉर्मूले पे अगर चलेंगे, 4 आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, 3 दिल्ली को दे दीजिए, वो भी सॉर्ट आउट है। तो मुझे सीट शेयरिंग का तो सबसे आसान लगता है। मुद्दा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का। एक सेकंड प्रदीप जी, जरा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में तो देखिए कांग्रेस को पता है वो सबसे जूनियर पार्टनर है। इवन मैं तो आरएलडी से भी नीचे, आरएलडी के भी बाद उसको रखूंगा। तो कांग्रेस को वहां तो आप अखिलेश के साथ ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते। इवन आप वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे कहा कि 2 सीट दूंगी लोकसभा की, 1 दूंगी राज्यसभा की, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस बार्गेन करके वहां 3 मांग लेगी, 4 मांग लेगी, इससे ज्यादा ममता बनर्जी देने वाली भी नहीं है। और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कि एट द मोस्ट 5 सीट से ज्यादा कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। 5 कांग्रेस को, 5 ही शायद आरएलडी को, बाकी वो करेंगे। और कांग्रेस को मुझे लगता है वो एडजस्ट करना भी पड़ेगा, जिसमें आपकी अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीट भी होंगी। तो प्रदीप इसलिए जी मुझे एक चीज लगता और है पूछूंगा, प्रदीप जी एक चीज और पूछूंगा। अभी कांग्रेस के अंदर एक विमर्श ये भी चल रहा है, ये भी कंफ्यूज है कि कांग्रेस को सपा के साथ जाना चाहिए या बसपा के साथ जाना चाहिए। देखिए, बसपा के साथ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप गणित देखते हैं, वोटों का गणित और जिस तरह की चीजें देखते हैं, तो बसपा के लिए भी लोगों को है। लेकिन बसपा में मुझे लगता है जब मायावती ने जिस दिन ये कह दिया कि अब उनके भतीजे पार्टी की कमान संभालेंगे, वो एक आपके यहाँ भी आते हैं प्रोफेसर रविकांत, मैंने उनका देखा था, उन्होंने एक बहुत सही स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने दरअसल बहुजन समाज को उस दिन आजाद कर दिया कि अब आप जाइए। क्योंकि वहां भी जैसे बीजेपी में मोदी के साथ जुड़े थे, वहां बहन मायावती के साथ जुड़े थे लोग। तो बहन मायावती ने जब आगे कमान दे दी तो उनको कह दिया मुस्लिमों को और बहुजन समाज को कि अब आप आजाद हैं। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि मायावती के साथ जाने का कोई फायदा नहीं, जाना तो आपको अखिलेश के साथ ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ अजय भाई की बात भी बिल्कुल सही है कि अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो निकलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा टीवी स्टूडियोज तक जाते हैं या फिर वो कहीं शोबाजी में भी वो भी मोदी की तरह ज्यादा जरा जहां दिखना कैमरा ज्यादा हो वहां जाने की कोशिश करते हैं। पर चलिए वो अलग चीज है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उससे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी सब चीजों, महंगाई, बेरोजगारी 2 टॉपिक मेन रहेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना पे क्या सारे इसको अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालने को तैयार होंगे? नीतीश है, कांग्रेस है, दोनों तैयार है, बाकियों ने अभी तक कोई खास इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या अडानी के मुद्दे पर सब तैयार है? अडानी के मुद्दे पे तो महाराष्ट्र में ही दिक्कत है। कांग्रेस तैयार है, उद्धव ठाकरे आजकल पूरे जोर से अडानी के खिलाफ है, लेकिन तीसरे पार्टनर शरद पवार की नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। ममता बनर्जी भी इतनी खुल के नहीं आ रही, महुआ मोइत्रा को साइडलाइन कर दिया तो भी एक आध बार बोला, बाकी उनके इन्वेस्टमेंट पता है, अडानी के साथ इंटरेस्ट है कि वहां इन्वेस्टमेंट है उनकी। तो ये चीज मुझे लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ज्यादा सुई फंसेगी। प्रदीप जी एक मिनट, सॉरी और रोको, प्रदीप जी एक मिनट को रोकूंगा। 1 महीना पहले केरल के मुख्यमंत्री अडानी जी के परिवार के साथ 50-60 हजार करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए दिखाई दिए, मतलब केरल में भी अडानी जी के साथ आ गए। 3 दिन पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अडानी जी के भतीजे को माल्यार्पण किया,
पट्टा पहनाया और अडानी ने अपना शेयर कई गुना बढ़ा के 8,000 करोड़ रुपए बिहार में कर दिया और कहा कि तेजस्वी और नीतीश जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और नीतीश ने तेजस्वी ने कस के अडानी की तारीफ करी। गहलोत साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अडानी का निवेश अपने राज्य में कर चुके। बंगाल, केरल, बिहार, इन सब राज्यों में अडानी का बहुत बड़ा निवेश है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश की में सरकार बन गई बीजेपी की, उसके बाद इन्वेस्टर समिट हुई और अडानी उत्तर प्रदेश में आए, बीजेपी के सरकार के इन्वेस्टर समिट में आए, बहुत भव्य तैयारी थी, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, लंच करने वो अखिलेश यादव के घर पे गए। तो कांग्रेस की राज्य की सरकारें हों, विपक्ष की सरकारें हों, ताकतवर सरकारें हों, तो जब अडानी सबके संग मिल रहे हैं तो ये मुद्दा पब्लिक में बचता कैसे? प्रदीप जी ये समझाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी सुई तो यही अटकेगी, राहुल गांधी ने पर्सनल ले लिया। राहुल गांधी आज भी अडानी के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज भी जब भी जिक्र करेंगे अडानी और जातिगत जनगणना ओबीसी, ये तीन चीजें लगातार बोल रहे हैं। तो जब राहुल गांधी ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं और बाकी सारे इस मुद्दे को टच करने को तैयार नहीं है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में फिर कैसे सहमति बन पाएगी? मेरा यही कहना है। कौन सा देश का ऐसा राज्य है जहां इस वक्त अडानी की इन्वेस्टमेंट नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी एक ऐसा राज्य है जहां अडानी किसी न किसी रूप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने अडानी छोड़ दिया तो फिर राहुल गांधी को बैक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा छोड़ दिया तो नीतीश कुमार और राहुल गांधी को बैक स्टेप लेने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम वहां फंस रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं देते तो लोगों के बीच एक सीधा परसेप्शन ये जाएगा कि ये पूरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए, बीजेपी भी नहीं बोलते लोग, मोदी को हराने के लिए। अगर ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठ गया फिर कोई फायदा नहीं इस गठबंधन का। परसेप्शन तब है कि आप अल्टरनेट, फायदा तब है जब आप अल्टरनेट विजन दो अपना कि भाई हम क्या, हमारा क्या विचार है कि हम कैसे बेरोजगारी कम करेंगे, हम कैसे महंगाई कम करेंगे, हम क्यों बेहतर होंगे अगर हमें चांस देंगे। और ये देना कल इस पे काम होना जरूरी है क्योंकि वक्त बहुत कम है। 2 महीने के अंदर कभी भी जो है कुछ हो सकता है, नहीं तो 2 महीने के बाद तो चुनाव का जो प्रोसेस है वो शुरू हो ही जाएगा। तो 2 महीने में इन सब चीजों पे कैसे काम करेंगे, सबसे बड़ा कल की मीटिंग में यही मुझे लगता है मुद्दा होना चाहिए और इस पे कुछ ना कुछ आउटकम निकलना चाहिए। जी